वेलकम टू FBR फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस ट्रेनिंग मॉड्यूल 5। तो अब इस मॉड्यूल में फोकस शिफ्ट हो गया है रिपोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन की तरफ। रिपोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं गौरव जी से जानना चाहूंगी कि रिपोर्ट्स में यूज किए गए बेसिक टर्म्स के बारे में। बिल्कुल, इस मॉड्यूल में हम कुछ बेसिक टर्म्स जो इस रिपोर्ट में यूज की जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो आपके सामने आएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि उन टर्म्स का मतलब क्या है। अब जैसे कि आपने देखा हो, काफ़ी बार कहा जाता है कि ये रिपोर्ट आपकी इंटेलिजेंस बताती है, आपकी एबिलिटीज़ को एस्टिमेट करती है। तो अब सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इंटेलिजेंस और एबिलिटी में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं मिली है। अब जैसे कि डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर, जिन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दी है, उन्होंने ये कहा है कि किसी की इंटेलिजेंस मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो एक्चुअली में इंटेलिजेंस होती क्या है? देखिए, इंटेलिजेंस अपने आप में एक प्रोसेस है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंटेलिजेंस एक प्रोसेस है। उसमें सबसे पहले आता है ऑब्जर्व, फिर आता है आइडेंटिफाई, फिर आता है एनालाइज, फिर आता है सॉल्व और फिर आता है सेल। अब ये 5 प्रोसेसेस है क्या? ऑब्जर्व को समझाने के एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपने एक मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा, आपने उस मोबाइल को देखा और आपको लगा कि इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, तो आपने एक आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम कि इस मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम है। अब आपने एनालाइज किया कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, तो वहाँ पे आपने एनालिसिस की। अब आपको आइडिया लग गया कि ये प्रॉब्लम इस मोबाइल फ़ोन में क्यों आती है, तो अब आपने क्या किया, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आपने कुछ नया टेक्निक लगाया और वो मोबाइल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अब हमने 4 प्रोसेस कर लिए हैं, लेकिन अब जब आपने इसी प्रोसेस को सॉल्व करके कुछ नया मोबाइल क्रिएट करने की कोशिश की तो आप उसको बेच नहीं पाए। अब आपने अपनी तरफ से पूरा दिमाग लड़ाया, एक चीज़ को सॉल्व किया, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर पाए। तो यहाँ पे सेलिंग जो प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े कलाकार हो, आपने अपनी कला लगाई, सब कुछ किया, लेकिन सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है या सोसाइटी आपकी कला की एप्रिशिएशन नहीं कर रही है, तो कभी भी आपको कलाकार नहीं माना जाता। इसीलिए कलाकार में और कला में बहुत फर्क होता है। कला को निखारना पड़ता है ताकि वो सेल हो सके। अगर वो चीज़ सेल नहीं होती तो उसे कभी भी कलाकारी नहीं मानी जाती, आपकी टैलेंट नहीं माना जाता। तो अगर हम अब साइंटिस्ट की बात करें, वो क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्व से, आइडेंटिफाई से, एनालाइज से, सॉल्व से एंड सेल से। वो साइंटिस्ट सबसे पहले कभी नहीं सोचता कि ये चीज़ बिकेगी कि नहीं बिकेगी, क्योंकि वो उसकी क्रिएटिविटी को हैम्पर करेगी। तो इसलिए सबसे पहले वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, समझता है, बेचने की सबसे बाद में सोचता है। इसीलिए साइंटिस्ट इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बिजनेसमैन की बात करें, वो सबसे पहले देखता है कि चीज़ सेल होती है या नहीं। अगर सेल होती है तभी उसको ऑब्जर्व करता है। इसीलिए साइंटिस्ट का जो मॉडल होता है वो थ्योरेटिकल होता है और जो बिजनेसमैन का जो मॉडल होता है वो प्रैक्टिकल होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ बिकती नहीं उन पर ध्यान देने का फायदा भी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखें, अगर आप इन 5 चीज़ों को मिला दें तब भी एक इंटेलिजेंस बनती है। अगर कोई आदमी ऑब्जर्वेशन से लेके सेलिंग तक सब कुछ कर जाए तो उसे इंटेलिजेंट माना जाता है। इसीलिए इंटेलिजेंस को मेजर नहीं किया जाता। अगर कोई बाजू में, अगर आपके चौराहे में कोई दूध बेच रहा है और बहुत अच्छे से बेच रहा है और इतने ग्राहक ले पा रहा है, तो वो इंटेलिजेंट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस प्रोसेस में सारे स्टेप कवर कर लिए हैं, ऑब्जर्वेशन से लेके सेलिंग पॉइंट तक। लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, चीज़ उससे खरीदते हैं, तो उसने अपनी उस एरिया में इंटेलिजेंस प्रूव कर दी। अगर आप कोई सिंगर है तो उसने ऑब्जर्व किया, अपने आप को आइडेंटिफाई किया और सेलिंग पॉइंट तक लाया। आज वो सिंगर बिकता है या उसकी आवाज़ पे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो अब वो कलाकार बन गया है। पहले उसके ना सिंगिंग का सिर्फ एबिलिटी थी, अब वो इंटेलिजेंस बन गई है, तो आज वो इंटेलिजेंट माना जाएगा उस फील्ड के अंदर। तो इस तरह ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एबिलिटीज़ और इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम इस रिपोर्ट में कभी भी इंटेलिजेंस मेजर करने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस आप जितनी ज़्यादा आपने अपने आप को सेल कर लिया होगा या अपनी काबिलियत को प्रूव कर दिया होगा, आप उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो अभी हम जो आगे वाले जो मॉड्यूल में जो फोकस रखेंगे वो रखेंगे एबिलिटीज़ के ऊपर, कि एबिलिटीज़ कैसे होती हैं और क्या होती हैं। उनको क्लब करके इंटेलिजेंस बनाना आपका काम है और हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ों से आप जल्दी इंटेलिजेंस क्रिएट अपनी ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए अब हम मूव करते हैं डिफरेंट एबिलिटीज़ के ऊपर।
तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इज मोर और लेस सक्सेस, यानी कि इंटेलिजेंस जो है वो सक्सेस से मापी जाती है, राइट। जितना ज्यादा आप कामयाब हो उतना ही ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो। तो चलिए एबिलिटीज के बारे में भी थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। बिल्कुल, अब बात करेंगे एबिलिटीज कितने तरह की होती हैं और किस तरह वो कनेक्टेड होती हैं ब्रेन के साथ। तो जैसे हमने पिछले मॉड्यूल्स में डिस्कस किया था कि ब्रेन को हम कुल 10 बेसिक पार्ट्स में बांट सकते हैं और ये एबिलिटीज उन्हीं 10 पार्ट से लिंक्ड होती हैं। तो इन शॉर्ट वी विल हैव 10 एबिलिटीज। इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स जो एबिलिटी होती है वो आपकी R4 फिंगर से आती है। R4 हम किसे कहते हैं? ये थंब को हम R1 कहते हैं, इंडेक्स को हम R2 कहते हैं, मिडिल को हम R3 कहते हैं, रिंग को हम R4 कहते हैं, लिटिल फिंगर को हम R5 कहते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट थंब को हम L1 कहते हैं, लेफ्ट इंडेक्स को हम L2 कहते हैं, लेफ्ट मिडिल को हम L3 कहते हैं, लेफ्ट रिंग को हम L4 कहते हैं और लेफ्ट लिटिल फिंगर को हम L5 कहते हैं। तो ये हमारे कोड्स होते हैं फिंगर्स के। तो जो लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी होती है वो आपकी राइट की रिंग फिंगर से आती है। अब लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी होती क्या है? लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी का मतलब होता है शब्दों को सुनना, बोलना और लिखना। कोई भी शब्द सुनने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए आपको लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी लगती है। अब एबिलिटी और इंटेलिजेंस में जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत अंतर होता है। तो अभी सिर्फ हम लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे। आप शब्दों को तरीके से बोलते हैं कि नहीं बोलते, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एबिलिटी की। तो इसको और क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। तो मान लीजिए आप एक पागल खाने में जाते हैं। अब वहाँ पे अगर आप एक पागल को देखें, हम जिसे पागल बोलते हैं, बेसिकली हम उसे पागल क्यों बोल रहे हैं? वो बोलना सब कुछ जानता है, प्रॉपर बोल रहा है, लेकिन उसके शब्दों का कोई मीनिंग नहीं है। वो कोई भी शब्द कहीं भी डाल देता है। तो उसे हम कहते हैं उसके पास लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी है लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है। उसके अंदर वो समझदारी से नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है। तो लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बोलना, और वो पागल के अंदर भी होती है। इंटेलिजेंस बनाने के लिए कला चाहिए, जिसके हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए। तो यहाँ पे हम मूव करते हैं अब लिंग्विस्टिक एबिलिटी से म्यूजिकल एबिलिटी के ऊपर। म्यूजिकल एबिलिटी क्या होती है? म्यूजिकल एबिलिटी होती है कि जो शब्द आप लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी से बोल रहे थे उनके अंदर एहसास डालने के लिए, रिदम डालने के लिए इस एबिलिटी का यूज किया जाता है। जैसे कि कौन सा शब्द कितनी जोर से बोलना है, कितने धीरे बोलना है, ये एबिलिटीज आपको म्यूजिकल एबिलिटी से आती हैं। और ये एबिलिटी आपकी लेफ्ट रिंग फिंगर से कनेक्टेड होती है, जिसे हम कहते हैं कि ये फिंगर आपके दिल से भी कनेक्टेड होती है। इसीलिए क्योंकि यहाँ से इमोशन रिलीज होते हैं। तो शब्दों के अंदर इमोशन डालने के लिए आपको ये एबिलिटी चाहिए। जैसे कि कितना जोर से बोलना है, कितना धीरे बोलना है, ये एबिलिटी आपको यहीं से आती है। तो शब्दों में एहसास डालने के लिए आपको म्यूजिकल एबिलिटी चाहिए। अब अगर हम इन दोनों एबिलिटीज को पैरेलल रख लें और समझें कि लिंग्विस्टिक्स और म्यूजिकल आपस में एक साथ कैसे काम करती है, तो लिंग्विस्टिक्स आदमी को बोलना सिखाती है और म्यूजिकल एबिलिटी आदमी को सुनना सिखाती है। अब अगर हम दोनों की बात करें, मान लीजिए किसी का लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया है और म्यूजिकल एबिलिटी बहुत कम हो गया है। कम ज़्यादा का मतलब ये होता है कि इस फिंगर पे आपका रिच काउंट ज़्यादा है और इस फिंगर पे आपका रिच काउंट कम है। इसका मतलब ज़्यादा और कम है। अगर लिंग्विस्टिक्स ज़्यादा है तो आदमी बोलेगा ज़्यादा, सुनेगा कम, और उसकी टोन में एहसास कम होगा। मतलब उसकी टोन थोड़ी रफ होगी और आपको बहुत देर तक सुनने में उसकी टोन को तकलीफ होगी। बहुत देर तक आप उसको सुन नहीं पाएंगे। जैसे जैसे म्यूजिकल एबिलिटी बढ़ती जाएगी उसकी टोन रिदमिक हो जाएगी, इसे कहते हैं कि सुनने लायक हो जाएगी। तो आप उस आदमी को बहुत देर तक सुन सकते हो। अब अगर मान लीजिए कि म्यूजिकल एबिलिटी बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गई और लिंग्विस्टिक्स बहुत कम हो गई, तो होगा क्या कि आपके अंदर ऐसा इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनको एक्सप्रेस करने के लिए शब्द ही नहीं है। तो आप किसी इंसान को ये सुनते हुए बोलेंगे कि यार भाई मेरे दिल में बात आ रही है लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो इमोशंस होते हैं वो आपके चेहरे से निकलते हैं, क्योंकि उसके पास वो शब्द नहीं है उन इमोशंस को डालने के लिए। तो इसलिए दोनों एबिलिटीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी बच्चे में पाएं कि म्यूजिकल ज़्यादा है और लिंग्विस्टिक्स कम है, तो शायद उसके अंदर एहसास तो बहुत है लेकिन वो एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है। और अगर उसके पास लिंग्विस्टिक्स ज़्यादा है और म्यूजिकल कम है, तो उसके पास शब्द बहुत हैं लेकिन उस शब्द के अंदर वो इमोशंस नहीं डाल पाता, बहुत फ्लैट पिच से डिलीवरी देता है। तो इस तरह से ये दोनों बैलेंसिंग होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप
प्रॉपर शब्द भी बोलें और उनके अंदर एक एहसास से भी उनको एक्सप्रेस करें। तो अभी तक हमने 2 एबिलिटीज के बारे में जाना है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम इसे इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर किसी की आवाज़ सुरीली है तो उसका म्यूजिकल एबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर किसी की वॉइस जो है वो थोड़ी रफ है तो उसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू म्यूजिकल। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं और भी विस्तार से। बिल्कुल। तो अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड एबिलिटी पे, जिसे हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक एबिलिटी। अब लोगों को नेचुरलिस्टिक एबिलिटी में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। उनको लगता है कि इसे कहते हैं घूमना फिरना, ट्रैवल करना, लेकिन एक्चुअली में ये एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि घूमना फिरना सबका शौक होता है। शायद ही कोई आदमी हो जिसको घूमने फिरने का शौक ना हो। तो ये नेचुरलिस्टिक एबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है? नेचुरलिस्टिक एबिलिटी को बोला जाता है कि ये आपकी ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी है। ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी हमारी राइट हैंड के लिटिल फिंगर से आती है, मतलब कि वो R5 से आती है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों को ये क्लियर ही नहीं है कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ को देखा, स्कैन किया और उस स्कैन में से पैटर्न निकाल लिया। जैसे कि आपने किसी चीज़ देखा, आपने देखा कि A करने से B हुआ, B करने से C हुआ, C करने से D हुआ, तो आपने ये पैटर्न निकाल लिया कि अगर आपको D तक पहुंचना है तो आपको B और C करना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन पावर। अब इस पे मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ कि A से D पहुंचने के लिए B और C पे क्यों जाना पड़ता है, वो एक अलग एबिलिटी लगती है। सिर्फ अभी तक मैंने ये देखा है कि A से D में जाने के लिए मुझे B और C से निकलना पड़ेगा। अब एक और एग्जाम्पल से ले लें, जैसे कि मान लीजिए आप ये कहते हो कि अगर तू इस इंसान को यहाँ पे बुलाएगा तो हमेशा आधा घंटा लेट ही आएगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है इस इंसान के बारे में। या आप ये कहते हैं कि अगर तू स्टॉक में पैसा डालेगा तो डूबेगा। अब आपको ये नहीं पता कि इसमें पैसा क्यों डूबता है, लेकिन सिर्फ आपको ये पता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो आपने बहुत टाइम पे ऑब्जर्व किया है कि इस स्टॉक में पैसा डालने से हमेशा डूबता ही है। तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन पावर। अब अगर इस ऑब्जर्वेशन पावर को मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज़ करने की कोशिश करूँ तो होता क्या है, हर बंदा अलग अलग फील्ड में ऑब्जर्वेशन दिखाता है। अब जैसे कि एक आदमी घूमने जाता है लेकिन होटल में टाइम निकाल के वापस आ जाता है, और उसकी बीवी शिकायत ये रहती है कि आप तो कहीं घूमने तो गए नहीं, होटल में टाइम निकाल के वापस आ गए। तो बेसिकली वो ट्रैवल नहीं करना चाहता, वो सिर्फ वहाँ जाके जिसे कहते हैं कि रिलैक्स करके बातें करना चाहता था, या जिसे कहते हैं लिंग्विस्टिक्स के थ्रू अपनी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा यूज़ कर रहा था। उसे हम कहते हैं कि वो शब्दों से अपनी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई अपनी ऑब्जर्वेशन पावर म्यूजिकल एबिलिटी में लगा देगा तो उसमें क्या होगा कि कौन सी पिच कहाँ डालनी है, कैसे डालनी है, वो ऑब्जर्व करेगा। जैसे हम कहते हैं म्यूजिकल कंपोजर्स, वो ये समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे ऑब्जर्व करनी है और कैसे जानी है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन पावर किस तरह यूज़ होगी वो हम बाकी एबिलिटी से क्लब करके इसको इंटेलिजेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूव ऑन करने से पहले मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी का विजुअल बहुत स्ट्रांग है, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कलर्स हैं, तो वो अब कलर्स को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो वो जहाँ बैठा होगा देखेगा कि आसपास का सिनेरियो कैसा है, सराउंडिंग कैसी है। इसलिए उसका ये बंदे की जो खासियत है वो इंटीरियर डेकोरेटर्स में जहाँ चली जाएगी, जहाँ पे कलर्स की कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो वहाँ पर उसकी पावर यूज़ होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं लॉजिकल एबिलिटी के बारे में। लॉजिकल वर्ड हम आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मेरा लॉजिक अच्छा है, तेरा लॉजिक वीक है, लेकिन एक्चुअली में समझ नहीं पाते कि लॉजिक एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि लॉजिकल क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि लॉजिकल एबिलिटी क्या होती है। किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए आपको लॉजिकल एबिलिटी लगेगी। जैसे कि अब एनालाइजेशन होती क्या है? एनालाइजेशन होती है जब हम किसी चीज़ को क्वान्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि ये चीज़ 5 रुपए की है, ये चीज़ 10 रुपए की है, तो आपने एनालाइज करना शुरू कर दिया कि ये 5 की क्यों है और 10 की क्यों है। जहाँ पे आप नापने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसी है तो क्यों है और इतने की ही क्यों है, तो वहाँ पे आपकी लॉजिकल पावर हिट हो जाती है। तो लॉजिकल पावर में क्वांटिफिकेशन, जब आप नंबर्स की जहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे वहाँ पे आपकी क्वांटिफिकेशन चालू हो जाएगी और आपकी लॉजिकल एबिलिटी चालू हो जाएगी। अब कई बार लाइफ में ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए एक स्पीकर है और अभी स्टार्टिंग की है उसने अपने करियर की स्पीकिंग की, तो उसको एक फीडबैक मिला कि भाई साहब आप थोड़ा कम बोला कीजिए, बहुत ज़्यादा खिंच गए। अब उसका क्वेश्चन ये है कि भाई कितना कम बोलूँ मैं,
मैं तो अपने तरीके से ही बोल रहा था, आप बता दो कितना कम बोलना है। अब ये कम कितना करना है ये उसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि भाई यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, थोड़ा कम करो, तो इन चीज़ों में क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, इसमें हम कहते हैं कि इसको क्वांटिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे। जैसे कि पहले आप 10 मिनट के लिए बोले, फिर आप 9 मिनट के लिए बोले, फिर आप 8 मिनट के लिए बोले, तो आप एक पॉइंट पे आ गए कि मुझे एक्जैक्टली 8 मिनट ही बोलना चाहिए, ये सफिशिएंट रहता है। तो इसे हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन इन टाइम एंड स्पेस, कि आप डिफरेंट स्पेसिस में जाके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने ये स्टेबलाइज कर लिया अपने आप को, या क्वांटिफाई कर लिया कि मुझे इतना मेरे लिए सबसे बढ़िया रहता है। तो इसलिए लॉजिकल एबिलिटी को बोला जाता है कि ये आपके ब्रेन का स्टेबलाइजर भी है। स्टेबलाइजर हम क्यों यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, कि जब भी शॉक आएगा तो वो हमें उस शॉक से बचा लेगा। उसी तरीके से जो ब्रेन का जो हिस्सा है लॉजिकल एबिलिटी, ये आपकी आती है राइट इंडेक्स फिंगर से, R2 से। तो अगर आपकी लॉजिकल एबिलिटी कम है, यानी कि रिज काउंट यहाँ पे कम है, तो होता क्या है कि वो बाकी एबिलिटीज को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपका म्यूजिकल एबिलिटी बहुत हाई है और आपका लॉजिकल एबिलिटी बहुत कम है, तो उसमें क्या होगा कि इसके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको स्टेबलाइज करने का पावर नहीं है। तो जैसे किसी ने इसको छेड़ा या इसी को तंग किया, इसका एकदम गुस्सा आ जाएगा और शायद इसको ये पीट दे सामने वाले को। तो ये इस बंदे को गुस्सा दिलाना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसका स्टेबलाइजर वीक है। हल्का सा झटका दो, ये जल्दी से रिस्पॉन्स करता है उसके ऊपर। लेकिन अगर आपका लॉजिकल एबिलिटी हाई हो गया और म्यूजिकल डाउन हो गया तो आपका स्टेबलाइजर बहुत स्ट्रांग है और आप जल्दी से इमोशनल पॉइंट पे सेंसिटिव नहीं हो। इसीलिए इस बंदे को गर्म करने के लिए या उकसाने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ, जिसका म्यूजिकल एबिलिटी हाई है वो एक चांटे में गर्म हो जाएगा, और अगर किसी का लॉजिकल एबिलिटी ज़्यादा है तो उसको 10 चांटे लग जाएंगे शायद आपको उसको गर्म करने में। तो इस तरह से लॉजिकल एबिलिटी आपके पूरे ब्रेन को स्टेबलाइज करती है। अगर मैं लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी को क्लब कर दूं लॉजिकल एबिलिटी से, तो ये शब्द बताती है कि कौन के शब्द कैसे बोलना है, सुनना है, लिखना है, और लॉजिकल एबिलिटी ये बताती है कि कौन सा शब्द कब बोलना है। तो अगर लॉजिकल एबिलिटी और लिंग्विस्टिक्स को क्लब कर दें तो आप शब्दों को सही ढंग से सही जगह पे रख पाते हैं। इसीलिए अच्छे बोलने के लिए आपको लॉजिकल एबिलिटी चाहिए, जो एक हम जिसे कहते हैं पागल के पास नहीं थी, क्योंकि सिर्फ उसके पास सिर्फ लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी थी, वो शब्दों को सही जगह पे रख नहीं पा रहा था। तो इस तरह से लॉजिकल एबिलिटी डिफरेंट एबिलिटी से यूज करके एक चीज बनती है। अब हम नेक्स्ट एबिलिटीज के ऊपर मूव करते हैं, वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक जो आपकी एबिलिटी है, ये एबिलिटी आपकी एक तरह की मसल मेमोरी भी होती है। आपने अलग अलग टाइप का मसल मेमोरी देखा होगा, लेकिन मसल मेमोरी क्या होता है कि आपके मसल्स याद कर लेते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कि अगर आप आंख बंद करके किसी सरफेस को टच करें तो आप बड़े आसानी से बता पाएंगे कि वो वुड है, ग्लास है या क्या है, या किसी कपड़े को टच करते हैं तो आप बता पाएंगे ये वूलन है, सिल्क है या क्या है। तो वो आपके मसल्स याद कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप ड्राइविंग करते हो तो इनिशियली आपको याद रखते हो कि ब्रेक मारना है या एक्सीलेटर दबाना है, लेकिन यही अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हो तो अब आपको गाड़ी ड्राइव करने के लिए ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो बाय डिफॉल्ट याद कर लेते हैं कि अगर कोई आगे आ गया तो मुझे यहाँ पे पैडल ब्रेक का दबाना है। तो इस तरह हम कहते हैं मसल मेमोरी। तो मसल मेमोरी बेसिकली आपका एक्सपीरियंस होता है कि एक मसल्स ने कितना एक्सपीरियंस लिया है और चीज़ों को याद रखा है। अब इसमें दो तरह का चीज़ें होती हैं मसल्स जो याद करते हैं। एक वो एक छोटे मसल्स होते हैं, एक जिसे कहते हैं हम बड़े मसल्स होते हैं। छोटे मसल्स को हम बोल देते हैं कि ये फाइन मोटर्स हैं जो काइनेस्थेटिक्स हैंडल करते हैं, और जो बड़े मसल्स होते हैं उसे हम बोल देते हैं कि वो ग्रॉस मोटर्स हैं और आपके बॉडीली पार्ट्स को हैंडल करते हैं। छोटे मसल्स हमारे तब यूज होते हैं जब हम कोई भी काम एक जगह पे बैठ के करते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखना या सिटिंग बैठ के आराम से आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो जो भी काम एक जगह पे बैठ के या खड़े होके किए जाते हैं उन सब के लिए आपके फाइन मोटर्स यूज होते हैं या छोटे मसल्स यूज होते हैं। तो इस तरह से वो ट्रेन होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी नोटबुक पे लिख रहे हैं तो आपके आप बैठ के आप लिख रहे हैं तो आपके फाइन मोटर्स ट्रेन हो रहे हैं, छोटे मसल्स ट्रेन हो रहे हैं। और जो फाइन मोटर्स हैं ये आपके राइट हैंड की थर्ड फिंगर से लिंक्ड होते हैं, यानी कि मिडिल फिंगर से लिंक्ड होते हैं। अब अगर बात करें आपके ग्रॉस मोटर्स की, तो जो भी काम हमें बॉडी को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे ले जाने में जो मसल्स लगते हैं या एफर्ट लगता है, उस टाइम पे वो मसल मेमोरी काम करती है। जैसे कि अगर आपको वॉक करना है या कोई एक्टिंग करनी है
या जैसे कि आपको रनिंग करनी है, स्पोर्ट्स खेलना है, तो जहाँ पे आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गई है, जहाँ पे आपको एक प्लेस पे ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपके ग्रॉस मोटर्स यूज़ किए जाएंगे। तो इस तरह से फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स दोनों एक साथ यूज़ होते हैं। कई बार आपके छोटे मसल्स यूज़ होंगे, कई बार आपके बड़े मसल्स यूज़ होंगे। अब मान लीजिए कि ये दोनों पोर्शन जो हैं ये किसी आदमी के बच्चे के वीक हैं या किसी आदमी के वीक हैं, तो होता क्या है कि वो अपनी जो बाकी एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक्स है, म्यूजिकल है, ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी है, नेचुरलिस्टिक एबिलिटी है या लॉजिकल एबिलिटी है, उनको यूज़ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अगर आपको बोलना भी है तब भी आपको जो आपके गले के जो छोटे छोटे मसल्स हैं, फाइन मोटर जिसे हम कहते हैं, उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है तो आप बहुत देर तक बोल नहीं पाओगे। इसीलिए जो आपके ये फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स होते हैं, इन्हें हम कह देते हैं कि ये आपके ब्रेन का जनरेटर है। किसी भी एबिलिटी को यूज़ करने के लिए जो पावर लगेगी वो ये दोनों ही प्रोवाइड करेंगे आपको, क्योंकि अगर आपको कुछ भी करना है तो अपने शरीर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसीलिए चाहे आप लिंग्विस्टिक्स यूज़ करें, चाहे आप लॉजिकल यूज़ करें, चाहे आप म्यूजिकल यूज़ करें, आपको फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर यूज़ करने पड़ ही जाएंगे, क्योंकि ये आपकी उस एबिलिटी को स्टैमिना प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी बच्चे में ये दोनों वीक आती हैं तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के अंदर स्टैमिना कम है, बहुत देर तक किसी भी एबिलिटी को वो यूज़ नहीं कर पाता, और इसी की वजह से बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन वीक हो जाता है, उसका फोकस कम लगने लग जाता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा एक जगह पे बहुत देर तक बैठ नहीं पाता, वो मूवमेंट करता रहता है। तो ऐसे बच्चों को अगर आप मूवमेंट करते हुए ही ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक जगह पे बैठने से उनका ब्रेन थक जाता है, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ। तो इस पे हम अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एबिलिटीज़ पे। तो अब तक हम 6 एबिलिटीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। आई एम श्योर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, जो आपको रिपोर्ट को एनालाइज करने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए बाकी की बची हुई 4 एबिलिटीज़ के बारे में भी बात करते हैं। ये जो हमने 6 एबिलिटीज डिस्कस की हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम बाद में इन सबको क्लब करके इनकी स्टोरी बनाएंगे। अभी हम नेक्स्ट एबिलिटी पे मूव करते हैं, जिसे हम कहते हैं विजुअल एंड स्पेशियल। ये दोनों अलग अलग एबिलिटी हैं। विजुअल जो एबिलिटी आती है वो आपकी आती है लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से, मतलब कि L5 से। विजुअल एबिलिटी होती क्या है? किसी भी कलर को पहचानने के लिए या शेप को पहचानने के लिए जो एबिलिटी लगती है उसे हम विजुअल एबिलिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी का चेहरा देखा और मैं आपको कहता हूं कि अब आप आंख बंद करके उस चेहरे को विजुलाइज करें और मुझे बताएं कि वो चेहरा कैसा था। तो आप क्या कहेंगे? उसका चेहरा यहाँ से गोल था, बाल काले थे, आंखें भूरी थी। तो आप उसकी रंग और शेप ही मुझे बता पाएंगे। तो उसे हम कहते हैं आपकी विजुअल मेमोरी टेस्ट हो रही है, आपका विजुअल टेस्ट हो रहा है, कितने अच्छे से आपने उस चीज़ को यूज़ किया है। तो इसलिए जब भी कलर्स और शेप्स की बात जाएगी तो आपकी ये वाली एबिलिटी जो है हिट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्पेशल एबिलिटी, जो आती है लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से, यानी कि L2 से। स्पेशल एबिलिटी और विजुअल एबिलिटी में बहुत अच्छा एक लिंक होता है। वो कैसे? विजुअल एबिलिटी मोस्टली विजुअलाइज करने में हेल्प करती है और स्पेशल एबिलिटी हेल्प करती है इमेजिनेशन करने में। अब विजुअलाइजेशन में और इमेजिनेशन में क्या अंतर होता है, ये काफ़ी लोगों को शायद इसके बारे में ना आइडिया हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप देखी हुई चीज़ों को दोबारा रिकॉल करते हो, उससे कहते हैं विजुअलाइज, कि मैंने जो देखा हुआ है उसको मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। अब अगर हम बात करें इमेजिनेशन की, तो इमेजिनेशन से आप वो चीज़ें सोचते हो जो आपने कभी देखी भी नहीं। इसीलिए विजुअल और स्पेशल में वो डिफरेंस होता है। अब विजुअल तो जैसे मैंने आपको बताया था, कलर एंड शेप मेमोरी होती है। अब स्पेशल क्या होता है? जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और किसी भी चीज़ को रिकॉल करते हैं तो आपकी स्पेशल एबिलिटी चलनी शुरू हो जाती है। मतलब जितनी भी आपकी एबिलिटीज़ हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक्स है, म्यूजिकल है, ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी है या लॉजिकल एबिलिटी है, वो सारी एबिलिटीज़ मान लीजिए कि एक कमरे में जाके स्टोर हो गई हैं, एक कमरे में अलग अलग जगह पे पड़ी हैं। अब उनको रिकॉल करना, ये याद रखना कौन सी एबिलिटी या कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, उसके लिए आपको स्पेशल एबिलिटी काम आएगी। जैसे कि एक आदमी को घर जाके याद आया कि मुझे ये बोलना था, तो इसका मतलब उसकी स्पेशल एबिलिटी वीक है। उसका लिंग्विस्टिक्स वीक नहीं था, उसको शब्द याद थे लेकिन उस टाइम पे उसको रिकॉल नहीं हुए, तो उसे हम कहते हैं कि उसका स्पेशल वीक है। अब स्पेशल जो होता है वो आपका फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर से बहुत ज़्यादा लिंक होता है। वो कैसे? अब मान लीजिए कि किसी बच्चे का स्पेशल वीक है या आपकी इमेजिनेशन वीक है, तो अगर मुझे उसको स्ट्रॉन्ग करना है या स्पेशल को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी
मसल मेमोरी का यूज़ कर सकता हूँ उसको बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, आप उसको इमेजिन करने के लिए बोल रहे हो कि बेटा आप इमेजिन करो कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। अब उस बच्चे ने कभी ट्रेन को देखा नहीं है, ऊपर से उसका स्पेशल एबिलिटी भी बहुत लो है, तो वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ और जर्नी का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे की अगर आपको इमेजिनेशन हिट करनी है तो आप क्या कर सकते हो कि उसको एक बार ट्रेन को दिखा दो। अगर वो ट्रेन को देख लेगा तो अब वो ट्रेन को विजुलाइज कर सकता है, अब उसमें अंदर कुछ भी इमेजिन कर सकता है। जैसे अब मान लीजिए कि ट्रेन, अब मानो कि आप इमेजिन करो कि ट्रेन के 2 ही डिब्बे हैं, अब इमेजिन करो कि ट्रेन के 3 डिब्बे हैं। अब वो कर सकता है क्योंकि उसने ट्रेन देखी हुई है, क्योंकि उसने उसके मसल्स ने वो देख लिया है। अब अगर आप कहोगे कि बेटा अब इसको आप इमेजिन करो कि उसके अंदर बैठ के आपको कैसा फील हो रहा है, तो शायद वो उसको इमेजिन ना कर पाए। इसीलिए अब उसके मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा वो फीलिंग के लिए। मान लीजिए बच्चा ट्रेन में गया, थोड़ी देर बैठा और आपने वापस उतार लिया ट्रेन से, अब उसको बोलो कि ट्रेन में बैठना फील करो, अब वो फील कर सकता है। तो इस तरह से किसी भी इमेजिनेशन को हिट करने के लिए अगर आप कुछ कामों से निकल जाएं या कोई अगर आप काम नहीं कर पा रहे, वो आप काम करना शुरू कर दीजिए, आपकी इमेजिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट शुरू हो जाएगी। तो स्पेशल को यूज़ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो घर पे अच्छी पढ़ाई कर रहा है लेकिन एग्ज़ाम में जाके भूल जाता है, तो उस केस में उसका स्पेशल वीक है। तो यहाँ से मैं एक और एग्जांपल से डिस्कस करना चाहूँगा कि मान लीजिए एक बच्ची घर पे बड़े आराम से रट्टा मार मार के बोल बोल के पढ़ रही है और उसको सारा याद हो गया, उसने आपको सुना भी दिया है, लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम में गई उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई और वो भूल गई जो घर पे उसने पढ़ा था। ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए होता है कि उसका स्पेशल वीक है, उसका लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी हाई होने की वजह से जब वो बोलती है तभी वो रिकॉल कर पाती है। अब एग्जाम में साइलेंस हो गया है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही, तो इसलिए उसकी रिकॉलिंग पावर कम हो गई है। तो इसलिए अब काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी सिनेरियो चल चुका है कि जो बच्चे शांति में एग्ज़ाम नहीं दे सकते या साइलेंस में एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उनका आप ओरल एग्ज़ाम ले लीजिए, उनसे बुलवा के एग्ज़ाम ले लीजिए। जिसे हम कहते हैं कि आप ऑडिटरी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। कई बच्चे जो क्या हैं शांति में ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आवाज़ों से डिस्ट्रैक्शन होती है। तो ये ब्रेन का अलग अलग फिनोमिनन होता है और आज दुनिया काफ़ी इस चीज़ के ऊपर बदलाव करना शुरू कर दिया है कि हम बच्चों का जो एग्ज़ाम है कई बच्चों का बोल के लिया जाता है, कई बच्चों का विजुअल से लिया जाता है कि आपको विजुअली एक स्टोरी दिखा दी है, बताइए उसमें से आपने क्या सीखा। और कई बच्चों का आप साइलेंस में ले सकते हैं, जैसे कि आप बैठे हैं आराम से और आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर दिया और आपको एग्ज़ाम से सॉल्व करवा लिया, तो उस तरीके से लिया जा रहा है। तो स्पेशल एबिलिटी आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी एबिलिटी को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ पढ़ा है लेकिन आपको यही नहीं पता कि वो कहाँ पढ़ा है। तो इसलिए स्पेशल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर फोकस, फॉर इमेजिनेशन एंड टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड यूज़ योर टैलेंट। अब हम बात करते हैं लास्ट 2 एबिलिटीज़ की जो बची हैं अभी, वो है इंट्रापर्सनल एबिलिटी एंड इंटरपर्सनल एबिलिटी। ये दोनों एबिलिटीज़ आपस में अलग नहीं होती, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। लेकिन ये मान के रखिए कि दोनों को एक साथ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग ही आप यूज़ नहीं कर सकते। इंट्रापर्सनल एबिलिटी क्या होती है? इंट्रापर्सनल एबिलिटी ये होती है कि जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। मतलब अपने आप को इस हद तक जानना कि समझना कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो क्यों आता है। इसे कहते हैं कि अपने आप की सेल्फ एनालिसिस करना और एक कंक्लूजन पे आ जाना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ सही कर रहा हूँ, उसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल एबिलिटी। अब एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपको अपने आप को समझना है तो आपको लोगों से फीडबैक लेना पड़ेगा। आप घर बैठे अपने आप को नहीं समझ सकते। तो होता क्या है कि मान लीजिए आप अपने आप को समझना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी टीम में क्या गलती कर रहे हैं, या टीम के लोग आपको क्यों पसंद नहीं करते हैं और अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए बेस्ट वे क्या होता है कि आप लोगों से मिलें, उनसे फीडबैक लें और उनको इतना कंफर्टेबल करें कि वो ढंग से आपको एक फीडबैक दे पाए और उसको आप एनालाइज करें बाद में कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे लोगों ने बताई है और मुझे इस प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके। इसीलिए हम कहते हैं कि इंट्रापर्सनल एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए या यूज करने के लिए आपको इंटरपर्सनल एबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटरपर्सनल एबिलिटी क्या है। इंटरपर्सनल एबिलिटी आपको ये सिखाती है कि जो दूसरा एक्ट कर रहा है, दूसरा एक्शन ले रहा है, वो क्यों ले रहा है, ऐसा उसने ऐसा क्यों किया, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे इंट्रापर्सनल में आप अपने आप को समझ रहे थे, इंटरपर्सनल एबिलिटी में आप दूसरे को समझने की ज्यादा कोशिश करते हो।
उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने आप को समझना चाहते हो तो पहले जाके उससे समझो कि वो क्या सोच रहा है आपके बारे में। जब वो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक देगा या फीडबैक देगा तो उससे आप समझ पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे खुद की कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। इंटरपर्सनल एबिलिटीज में क्या होता है कि आदमी दूसरे को समझने में ज़्यादा एफर्ट लगाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई काउंसलर है, कोई टीचर है, तो वो बच्चों को ज़्यादा समझने की कोशिश करती है कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये लोग दूसरों को समझने में ज़्यादा सक्षम होते हैं एज कम्पेयर टू खुद को समझने में। तो अब मान लीजिए ये बंदा खुद को नहीं समझ पा रहा है लेकिन दूसरों को समझ पा रहा है, तो होगा क्या कि ये समझ तो जाएगा कि इनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनका सोल्यूशन नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूशन खुद ही कभी इसने अपने आप पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि इसको खुद की प्रॉब्लम नहीं पता। तो हो सकता है कि लोग ये कहें कि भाई साहब आपकी राय बड़ी अच्छी है लेकिन मेरे किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद वो जो आपने इनको राय दी है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है इनके लिए। तो किसी को राय देने के लिए आपको पहले खुद जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों का सामना किया होना बहुत ज़रूरी है, खुद एक्सपीरियंस लिए होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी और को राय दे पाओगे। इसीलिए इंटरपर्सनल एबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको इंट्रापर्सनल एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब कि चीज़ों को खुद पे लगाना पड़ेगा। इसीलिए अगर किसी का इंट्रा ज़्यादा है, इंटर कम है, तो वो लोग खुद को समझने में ज़्यादा ज़िंदगी अपनी निकाल देते हैं। और खुद को समझने के लिए उनको थोड़ा इंटर बढ़ाना पड़ेगा कि लोगों को जाके मिले, उनसे फीडबैक ले और अपने बारे में समझे और एक कंक्लूजन पे आ जाए। एंड ऑफ द डे वो रहेगा अपनी फील्ड में ही, जहाँ पे वो लोगों को समझाएगा खुद को कैसे समझा जाता है। लेकिन उसको फिर भी एक बार तो भीड़ में आना पड़ेगा ये समझने के लिए कि भीड़ उसके बारे में क्या सोचती है। अब अगर मान लीजिए किसी का इंटरपर्सनल ज़्यादा है और इंट्रा कम है, तो उस केस में वो लोगों के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, ना कि अपने बारे में। तो मान लीजिए टीचर है, वो बच्चों के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा रखती है, ना कि अपने बारे में। लेकिन वो जब तक वो चीज़ें अपने आप पे नहीं लगाएगी, अपना इंट्रा नहीं बढ़ाएगी, अपने आप को नहीं चेंज कर पाएगी, वो किसी और के अंदर वो चेंज पैदा नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि बदलाव के लिए आपको बदलना पड़ता है। तो इन लोगों को अगर किसी और को बदलना है तो इनको अपनी इंट्रापर्सनल एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हमारा फोकस इस तरह से चेंज होता है। इंट्रा ज़्यादा होगा तो उसी तरह से आपको अपनी रेमेडीज निकालनी पड़ेंगी, अगर आपका इंटर ज़्यादा है तो उस तरह से आपको अपना रेमेडीज देखना पड़ेगा। तो इस तरह से अब आप सारी एबिलिटीज को यूज करते हुए एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो अब तक हमने जितनी भी एबिलिटीज के बारे में बात की, मैं चाहूंगी कि छोटा सा रिकैप हो जाए। तो L1 इंटरपर्सनल एबिलिटी, L2 स्पेशल एबिलिटी, L3 बॉडीली एबिलिटी, L4 म्यूजिकल एबिलिटी, L5 विजुअल एबिलिटी, R1 इंट्रापर्सनल एबिलिटी, R2 लॉजिकल एबिलिटी, R3 काइनेस्थेटिकल एबिलिटी, R4 लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी, R5 ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी, नेचुरलिस्टिक एबिलिटी। जैसे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है बचपन से, तो मेरे बारे में आप क्या कहेंगे कि कौन कौन सी एबिलिटीज मेरी लगेंगी इस टैलेंट के लिए? बिल्कुल, किसी भी आदमी को अगर सिंगर बनना है, किसी को भी अगर सिंगर बनना है, तो सिंगिंग में अगर आप देखिए सबसे पहले आपको शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही होना चाहिए, तो इसलिए लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी लगेगी। सेकेंडली आपकी आवाज़ में एक्सप्रेशंस होने चाहिए, तो इसलिए आपको म्यूजिक एबिलिटी साथ में चाहिए कि आप शब्दों के अंदर एहसास खींच सकें ताकि उसको रिदम दे सकें उस एहसास को। ठीक है, तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट मेन एबिलिटीज होती हैं जो किसी भी सिंगर को बनने के लिए चाहिए। अब साथ में आपको इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल एबिलिटी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मान लीजिए बहुत बड़ा स्टेज है, उसके सामने आपको बोलना है या परफॉर्म करना है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अपने आप को संभाल पाओ। तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि इंट्रापर्सनल एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर जैसे आप सिंगर बनोगे, आप पब्लिक में भी जाओगे, आपके फैंस भी होंगे, तो पब्लिक के साथ कैसे इंटरेक्शन करनी है उसके लिए आपको इंटरपर्सनल एबिलिटी चाहिए। राइट, अब ये चार एक बेसिक एबिलिटीज आ जाती हैं जहाँ पे आपको करना पड़ता है। अब जो एबिलिटीज बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं चाहिए वो होती है लॉजिकल एबिलिटी। इसकी प्रायोरिटी नहीं है लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको किसी ने इमोशनली गुस्सा दिलाने की कोशिश की या आपको तंग करने की कोशिश की या फैन ने किसी ने कुछ बोल दिया, तो अगर आपने वहाँ पे ओवर रिएक्ट कर दिया तो लोग आपको छोड़ देंगे, उस पॉइंट पे आपकी प्रेज करनी छोड़ देंगे। तो वहाँ पे लॉजिकल एबिलिटी बहुत काम आएगी जो आपको टफ सिचुएशंस में भी बैलेंस बना के रखने में हेल्प करेगी। तो वहाँ पे लॉजिकल प्रायोरिटी पे नहीं चाहिए, लेकिन इतनी चाहिए कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें। तो जब आप एक अच्छे सिंगर बन जाते हैं तो वहाँ पे लॉजिकल एबिलिटी उसके बाद काम आनी शुरू होती है। लेकिन करियर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे शब्द बोलने आने चाहिए,
उसमें एहसास डालना चाहिए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। यानी सिंगर बनने के लिए मुझे म्यूजिकल एबिलिटी, लिंग्विस्टिक एबिलिटी और इंटरपर्सनल एबिलिटीज का यूज होना करना जरूरी। पड़ेगा। यस। तो ये तो थी मेरी बात। तो ऐसे ही दर्शकों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिनमें बहुत से लोग इंजीनियर बनना चाहते होंगे या डॉक्टर बनना चाहते होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी एबिलिटीज लगेंगी? इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरी फील्ड जो है वो बहुत कॉमन फील्ड है और काफ़ी लोग उसके अंदर आज अपना करियर बना रहे हैं। तो मैं फोकस करना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग अगर आपको करनी है तो किस तरह की बेसिक एबिलिटीज़ आपको चाहिए, और अगर आपको डॉक्टरी में जाना है तो किस तरह की बेसिक एबिलिटीज़ चाहिए। एक बात समझिए, इंजीनियरिंग में बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं और हर ऑप्शन के लिए अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर हम जनरल फॉर्म में यूज़ करें कि एक इंजीनियर में जो एक बेसिक क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात कि उसका ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो पैटर्न्स डिकोड कर पाए, कौन सी चीज़ करने से क्या हो रही है उसको समझना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, उसकी जो लॉजिकल एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो उसने पैटर्न समझा, ऑब्जर्व किया, उसको वो क्वांटिफाई कर पाए, समझ पाए कि ये पैटर्न क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो जब तक उसके अंदर एक रीजनिंग की इच्छा नहीं होगी और देखने की इच्छा नहीं होगी, तब तक वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसका ऑब्जर्वेशन वीक नहीं है तो सामने उसकी चीज़ हो जाएगी लेकिन उसको समझ ही नहीं आएगी, ये दिखाई नहीं देगी कि ये हुआ कैसे, तो बार बार वो क्वेश्चन करेगा। तो ऑब्जर्वेशन पावर या एबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग करियर में सर्वाइव करने के लिए। और उसके बाद लॉजिकल एबिलिटी अगर आपके साथ रहेगी तो आप उस फील्ड में काफ़ी अच्छा ग्रो कर पाएंगे। इसके साथ आपके पास फाइन मोटर्स एंड ग्रॉस मोटर एबिलिटी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको स्टेमिना प्रोवाइड करेंगी लंबे टाइम तक उन एबिलिटीज को यूज करने में। जैसे कि अब आपने एक बार ऑब्जर्व तो कर लिया, सोच भी रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन बहुत देर तक स्टेमिना बना नहीं पा रहे हैं। तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये समझने के लिए कि मैं अपनी एबिलिटीज किस तरह यूज करूं और लंबे समय तक यूज करूं। इसीलिए अगर आपको इंजीनियरिंग में रिसर्च में जाना है तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी मसल मेमोरी या बॉडी काइनेस्थेटिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो। तो इस तरह से हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो अगर हम डॉक्टरी करियर की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको एक प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक सर्जियन की बात करें या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ करता है उसकी बात करें, तो उनके हाथ पे अपना बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल होना चाहिए कि जब वो कोई ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उनके हाथ फंबल ना करें। तो उसके लिए उनकी बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उनका पेशेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मान लीजिए आपको घंटे खड़े होकर एक ऑपरेशन करना पड़ रहा है, अगर आपकी बॉडी थक जाएगी तो आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डॉक्टर्स के पास ग्रॉस मोटर्स और फाइन मोटर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और स्पेशल बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि वो ढंग से कॉन्सेंट्रेट करके उस पर ऊपर काम कर पाए। क्योंकि उसमें रिकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको एकदम सडनली कोई दवाई का नाम याद रखना है या आपको पता लगना है कि इस चीज़ में मुझे ये करना है, तो वहाँ पे मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ में प्रॉब्लम है तो इस बंदे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि कई डॉक्टर एक नर्व देख के बता देते हैं कि ऐसा आदमी को ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर्स की मसल्स मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपकी ग्रॉस मोटर्स, फाइन मोटर्स, स्पेशियल एंड ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आपको एक बहुत पावरफुल डॉक्टर बनने में हेल्प करेगी। तो ये तो बात थी 10 एबिलिटीज की। तो क्या इसके अलावा भी कुछ और पैरामीटर्स हैं जो रिपोर्ट को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं? बिल्कुल, बेसिक तो यही 10 पैरामीटर होते हैं, लेकिन इन पैरामीटर्स से यूज करते हुए हम कुछ और पैरामीटर्स भी डिवाइस करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को ये इजी रहे रिपोर्ट एनालाइज करने में। जैसे कि अब अगर हम ब्रेन डोमिनेंस निकालने की कोशिश करें, यानी कि आप लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग हो या राइट ब्रेन डोमिनेटिंग हो। लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग का मतलब ये होता है कि आप स्मार्ट वर्कर ज़्यादा हो, और राइट ब्रेन डोमिनेटिंग का मतलब ये होता है कि आप हार्ड वर्कर ज़्यादा हो। इसीलिए अगर कोई लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग है तो वो स्मार्टली चीज़ों को डील करने में विश्वास रखता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके पैसा कमाने की इच्छा उसकी नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई राइट ब्रेन डोमिनेटिंग है तो वो हार्डवर्क ज़्यादा करना पसंद करता है, वो स्मार्टली नहीं कर पाता, तो इसलिए उसको उस चीज़ में अपनी नर्चर ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? हम जो आपका R1 पे, R2 पे, R3 पे, R4 पे, R5 पे जो भी डिस्काउंट होगा उसको टोटल करेंगे और लेफ्ट ब्रेन में डाल देंगे, और L1 में, L2 में, L3 में, L4 में, L5 में जो रिच काउंट होगा उसको टोटल करेंगे और राइट ब्रेन में डाल देंगे। तो उनसे परसेंटेज निकल के आएगी और हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ब्रेन आपका डोमिनेटिंग है, लेफ्ट या राइट। तो इस तरह से हम ब्रेन डोमिनेटिंग निकालते हैं। अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर पे मूव करें तो हम निकालते हैं कि आप किस तरह का लर्निंग स्टाइल है आपका। विजुअल लर्निंग स्टाइल है, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल है या काइनेस्थेटिकल लर्निंग स्टाइल है।
विजुअल लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे देख के ज़्यादा सीखते हैं, जैसे एक एनिमेशन दिखा दीजिए, एक कार्टून दिखा दीजिए तो वो जल्दी स्टोरी को पिकअप कर लेते हैं। ऑडिटरी वाले बच्चे जो हैं वो सुन के ज़्यादा सीखते हैं, मतलब लेक्चर से, डिस्कशन से ज़्यादा ट्रेन होते हैं। और जो काइनेस्थेटिकल लर्नर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करके ज़्यादा सीखते हैं, मतलब लिख के एक बार नोट्स उतार लें या उनको प्रैक्टिस कर लें तो उससे ज़्यादा सीखते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि हर इंसान के अंदर ये तीनों काबिलियत होती ही हैं, और ये तीनों काबिलियत अगर बराबर हो तो हम कहते हैं इंसान नॉर्मल है। अगर मान लीजिए किसी में विजुअल बहुत ज़्यादा हो गया और ऑडिटरी बहुत कम हो गया तो वो शब्दों की हियरिंग को पकड़ नहीं पाता लेकिन देख के पकड़ पाता है, तो हम कई बार उन बच्चों को डिस्लेक्सिक भी बोल देते हैं कि इनके अंदर ये कला बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। इसीलिए अगर किसी का विजुअल बहुत स्ट्रांग है तो वो पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश ज़्यादा करेगा, ना कि साउंड को समझ पाएगा। जैसे कि आपने तारे ज़मीन पर अगर देखा हो तो वो बच्चा साउंड को ज़्यादा पकड़ नहीं पा रहा था लेकिन पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ कर पा रहा था ढंग से। तो उसमें आमिर खान ने क्या किया था, उसमें आमिर खान ने उसको कैसे सिखाया, उसने उसकी काइनेस्थेटिकल और विजुअल पावर को यूज़ करते हुए उसको ऑडिटरी सिखाया। जैसे कि अगर 1 2 3 सिखाना था तो उसने उसको सीढ़ियों पे चढ़ाया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्योंकि वो साउंड नहीं पकड़ पा रहा था 1 की, तो इसलिए उसकी मसल मेमोरी यूज़ की ताकि उसको समझ में आए। विजुअली उसको दिखाया, ड्राइंग से उसको यूज़ करवाया, रेत पे बनवाया, तो उसको आइडिया लगना शुरू हो गया कि ये ए है, ये बी है, सी है। तो अपनी उन चीज़ों से उसने उस पावर को निखारा। तो अगर कोई बच्चा डिस्लेक्सिक है तो ये समझें कि उनकी एक पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक पावर बहुत ज़्यादा वीक है। एक आम इंसान में ये तीनों लर्निंग स्टाइल ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे का विजुअल और ऑडिटरी ज़्यादा स्ट्रांग है और काइनेस्थेटिकल वीक है, तो वो बच्चा नोट्स लेना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। तो वो क्या, उस बच्चे के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप उसको रिकमेंड करें कि वो क्लास में सबसे आगे बैठे ताकि उसको विजुअली सारा ब्लैक बोर्ड दिखता रहे और साथ में उसको जो टीचर बोल रहा है उसको ढंग से सुनता रहे, ताकि उसको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो जल्दी से पिकअप कर जाएगा, उसको घर जाके प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यही बच्चा पीछे बैठा है तो ना तो विजुअली देख पा रहा है ढंग से चीज़ों को, अब ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिख रहा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लूज हो रहा है, तो ना वो प्रॉपर से सुन पा रहा, तो वो सो जाएगा और नोट्स तो वैसे ही लेता ही नहीं है, तो क्लास में भी वो लर्निंग नहीं कर पाया। तो इसलिए जो विजुअल ज़्यादा स्ट्रांग होता है उनको क्लास में हमेशा आगे बैठना चाहिए। तो लर्निंग स्टाइल अपने आप में बहुत हेल्प करते हैं हमें समझने के लिए कि बच्चे को किस तरह से हम ओरिएंट करें। विजुअल लर्निंग स्टाइल हम निकालते हैं R5 और L5 से, इन दोनों के रिच काउंट लेते हैं और वहां से हमें आइडिया लगाते हैं कि बच्चा विजुअली ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं। ऑडिटरी हम निकालते हैं L4 और R4 से, जो हमारा टेम्पोरल लोब है, वहां से हम आइडिया लगाते हैं कि बच्चा ऑडिटरी लर्नर है या नहीं। अब अगर बात करें काइनेस्थेटिक की तो वो आती है L3 और R3 से, जो हमें आइडिया लगता है पैराइटल लोब से। तो इसके रिच काउंट से हम समझ पाते हैं कि काइनेस्थेटिकली कितना स्ट्रांग है एक बच्चा। तो इस तरह से हम लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर जाते हैं। अब हम बाकी 2 पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जो हम इस रिपोर्ट में यूज करते हैं और एनालाइज करने में हेल्प होती है उसमें काफ़ी। इसमें हम एक MI का ग्राफ भी दिखाते हैं। जैसे आपको बताया था कि हम इंटेलिजेंस मेजर नहीं कर सकते, फिर भी हम इसको एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ को क्लब करके बनती है। अगर आप लिंग्विस्टिक्स इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी, म्यूजिकल एबिलिटी, ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी यूज होके लिंग्विस्टिक्स बनती है। तो व्यूअर्स की कन्वीनियंस के लिए या एक इंटरप्रेटर की कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया है, हमने कुछ एबिलिटीज़ को क्लब करके बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस उनको एक इंटेलिजेंस की फॉर्म दी है, ताकि आपको उस ग्राफ से बहुत ईजीली क्लियर हो जाए कि ये बच्चा या ये आदमी किस फील्ड में ज़्यादा सक्सेस पा सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर लिंग्विस्टिक्स इंटेलिजेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोलने में बहुत स्मार्ट है। बेसिकली उसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में अगर लिंग्विस्टिक्स इंटेलिजेंस को बढ़ाता है या अपनी शब्दों को यूज़ करके अपने आप को सेल करने की कोशिश करता है तो जल्दी कामयाब हो पाएगा। एज़ कम्पेयर टू लेट्स से अगर उनका लॉजिकल एबिलिटी वीक है तो कोई भी मैथमेटिकल फील्ड या बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली फील्ड इसके लिए डिफ़िकल्ट रहेगी। इसको ज़्यादा शब्दों वाली फील्ड में रहना चाहिए, तो वो आपको जल्दी से करियर बताने में हेल्प करेगी। इंस्टेंट आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से हम करियर पकड़ सकते हैं MI के ग्राफ से। लेकिन मान के रखिए ये MI जो हम बना रहे हैं ये एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ आपको एस्टिमेशन देने के लिए है कि विच इज़ मोर ईजियर टू गेट सक्सेसफुल, रादर देन ये नहीं कि ये आपकी हार्डकोर इंटेलिजेंस ही है। ऐसा नहीं होता, ये बनानी पड़ेगी। ये सिर्फ इंडिकेशन दी है कि इस एरिया में डेवलपमेंट के चांस बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हो।
नेक्स्ट पैरामीटर जो हम इस रिपोर्ट में लेते हैं वो होता है कोशिएंट्स। कोशिएंट्स में हम 4 तरह के क्वेश्चन लेते हैं: एडवर्सिटी कोशिएंट, इमोशनल कोशिएंट, इंटेलिजेंस कोशिएंट एंड क्रिएटिविटी कोशिएंट। जो आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है वो बनता है आपका लॉजिकल इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक्स इंटेलिजेंस को क्लब करके। बेसिकली जो हम आईक्यू आज टेस्टिंग करवाते हैं बच्चे की बाहर मार्केट में, तो वो सिर्फ इतना ही समझ पाती है कि क्या हम अच्छे से देख पढ़ सकते हैं और क्या हमें समझ है हम क्या पढ़ रहे हैं। तो वो आपकी समझ और आपकी पढ़ने की शक्ति ही टेस्ट करती है। इसीलिए आईक्यू में मोस्टली हम सिर्फ लॉजिकल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को क्लब करते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को। ये दोनों इंटेलिजेंस आपको ये सिखाती हैं कि आपने अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना है और दूसरों के इमोशंस को भी कैसे मैनेज करना है। तो आज की डेट में आईक्यू के साथ ईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपको पब्लिक डीलिंग में या बहुत बड़ी गैदरिंग में बिहेव करने में हेल्प करती है। अब अगर बात करें एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या होता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन आपका बनता है बॉडीली काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस से और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस से। इन दोनों से एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसे बनता है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आपको हेल्प करती है कुछ भी चीज़ ऑब्जर्व करने में और काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस आपको हेल्प करती है उस पर रिएक्ट करने में। तो एडवर्सिटी का मतलब ये होता है कि आपको कोई टफ सिचुएशन आई, अब टफ सिचुएशन को बहुत जल्दी से स्कैन करके उसको ऑब्जर्व कर लेना कि इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या पैटर्न है सिचुएशन का। उसको स्कैन करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया और बहुत अच्छे से उस पर अपनी बॉडी या अपने मसल्स को कोऑर्डिनेट करके उसका सोल्यूशन निकाला। तो इसलिए एडवर्सिटी क्वेश्चंस में पेशेंस, स्टैमिना और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए, इसलिए एडवर्सिटी क्वेश्चन में ये दोनों इंटेलिजेंस यूज की जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं क्रिएटिविटी क्वेश्चन में। क्रिएटिविटी क्वेश्चन में क्या होता है कि जहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल नई सोच निकालनी है या कुछ नई चीज़ निकालनी है, एकदम क्रिएटिव चीज़ बाहर लानी है, उसमें क्या होता है कि आपको एक तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ता है प्लस आपको विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ता है। होता क्या है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपको इमोशनली सेंसिटिव बनाती है, आप चीज़ों को समझ पाते हो, उनके अंदर अपने एहसास डाल पाते हो। और विजुअल स्पेशियल आपको हेल्प करती है विजुअलाइजेशन में और इमेजिनेशन में। अगर तीनों चीज़ों को जोड़ दें, इमोशंस, विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन, ये तीनों चीज़ें अगर जुड़ती हैं तो एक क्रिएटिव फॉर्म निकल के आती है बच्चे के अंदर। तो इस तरह से क्रिएटिविटी क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से हमारे जो अभी तक हमने जो पैरामीटर डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे इस रिपोर्ट में दिखाए जाते हैं ताकि आप उनको ढंग से एनालाइज करके समझ सकें कि जो सामने हमारे इंसान बैठा है या बच्चा बैठा है उसके लिए क्या चीज़ सबसे बढ़िया रहेगी और किन चीज़ों को वो कम से कम टाइम में कर सकता है। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी है हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी। तो जिस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स के आपने बारे में बताया हमें, जो हमें रिपोर्ट को एनालाइज करने में हेल्प करता है, तो अब हम रिपोर्ट को इंटरप्रेट या काउंसिल करने के लिए नेक्स्ट मॉड्यूल में बात करेंगे।